अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे दरमियान राहील अख्तर मौजूद हैं जो जिस ज़माने में हम डिबेट्स वगैरह किया करते थे, जज होते थे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सबसे पहले तो राहील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रज़ा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राहील भाई, स्टार्ट करते हैं आपके अर्ली चाइल्डहुड से। तो बचपन में आप कौन सी स्कूल में गए, फिर कौन सी कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, और इसी दरमियान पहली दफ़ा स्टेज पे यानी पब्लिक स्पीकिंग का मौका कब मिला? अच्छा, मेरा स्कूल था नॉर्थ कराची ग्रामर स्कूल। वहीं की मेरी पैदाइश है, नॉर्थ कराची के इलाके, यूपी मोड़ की। तो वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था, नॉर्थ कराची ग्रामर स्कूल। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उससे पहले भी मैं डिफरेंट स्कूल्स में रहा। लाइक प्रोग्रामर स्कूल था, वहाँ पे एक बड़ा बड़ा स्कूल था, वहाँ पर मैं रहा। उसके अलावा फिर बीच में मेरे फादर, क्योंकि एयरलाइंस में होते थे, पीआईए में, तो उनकी पोस्टिंग हुई मुल्तान। तो मैं मुल्तान में कैंटोनमेंट के स्कूल में पढ़ा। फिर वापस आके आई जॉइंड नॉर्थ कराची ग्रामर स्कूल। तो नॉर्थ कराची ग्रामर स्कूल मैंने क्लास फिफ्थ या सिक्स से ज्वाइन किया था। तो मेजॉरिटी टाइम मैंने उस स्कूल में गुजारा। दैट्स वाई ज़रा वहाँ की यादें ज़्यादा हैं। दोस्त भी वहाँ के ज़्यादा हैं, अभी तक जो कॉन्टेक्ट कनेक्टेड हैं सारे। वहीं से मैंने अपनी डिबेट्स स्टार्ट की थी, स्कूल से ही। उसके बाद वापस आता हूँ डिबेट्स पे अभी मैं। उसके बाद मेरा जो कॉलेज था वो था गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन नाज़ाबाद। वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। और उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी चला। मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, बल्कि मैं चला गया था सीए करने। तो मैंने एडमिशन लिया था, एक इंस्टीट्यूट था स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के नाम से, क्लिफ्टन में। वहाँ मैंने दाखिला लिया था। उससे पहले तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में 6 महीने रहा। फिर एसबीएस चला गया। वहाँ पे कोई 3 साल आई थिंक मैंने लगाए अपने सीए करने की कोशिश की हमने, जो नहीं हुआ। और फिर वहाँ से मैं निकल के मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, क्योंकि मैं सीए के दौरान अपना बीकॉम कर चुका था कराची यूनिवर्सिटी से एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। तो वहाँ से फिर मैं एमबीए के लिए मैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी चला गया। एंड फ्रॉम देयर एवरीथिंग चेंज्ड। तो एमबीए किया। एमबीए के बाद अपनी जॉब स्टार्ट की 2010 में। पहली बार जो स्टेज फेस किया था वो था 1995, 18 अप्रैल। जो आज भी आप अगर वाटर पम्प, सखीसन चौरंगी के बीच में शादी हॉल्स हैं बहुत सारे। तो वहाँ पर एक शादी हॉल होता था गोल्डन गार्डन के नाम से। मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है वहाँ पे है कि नहीं है। तो गोल्डन गार्डन शादी हॉल था। वहाँ पर एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था फानूस। फानूस जो थी वो एक एनजीओ थी, और वो काम करती थी एंटी नार्कोटिक्स के इनिशिएटिव्स के ऊपर। तो उन्होंने एक डिबेट कंपटीशन करवाया था, जिसकी करारदाद थी, मुबाहिसा था, उसकी करारदाद थी हम जिंदा कौम है। सही। बहुत ही घिसा-पिटा टॉपिक था ये, और ये उस ज़माने में मैं तो खैर पहली बार बोल रहा था, लेकिन बाद में एहसास हुआ हमने कि ये तो बहुत ही ज़्यादा चलता हुआ टॉपिक है। उस पे पहली बार मैंने स्पीच की थी। मुझे नहीं पता था तकरीर क्या होती है। उसकी छोटी-सी कहानी स्टोरी ये है कि मैं जब नॉर्थ कराची ग्रामर स्कूल मैंने जॉइन किया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे था मेरा स्कूल में। तो सुबह वहाँ स्कूल की असेंबली होती थी, स्कूल की छत के ऊपर। तो हम नए स्टूडेंट थे, तो हमें ज़रा सब जो नए-नए स्टूडेंट थे, उनको छत पे ले जाया गया, तो हम छत पे जा रहे थे। तो मेरे बराबर से एक टीचर गुज़री, उनके हाथों में 3-4 वो जो कप्स मिलते थे उस ज़माने में, आपको अगर याद हो, वो हैंडल वाले कप्स होते थे मेटल के। नीचे उसका ब्लैक कलर का वो होता था बेस। वो कप्स उनके हाथ में ट्रॉफ़ीज़ कहलाती थी, वो ट्रॉफ़ीज़ लेके वो जा रही थी छत की तरफ। तो सही। असेंबली में वो रखी हुई थी। तो बच्चा था मैं, 1995 में, आई वाज़ लाइक क्लास 5th स्टूडेंट। तो उस टाइम पे एक ऐसी बच्चे के ज़हन में ख़्याल आया कि यार शायद मेरा आज पहला दिन है, तो ये ट्रॉफ़ीज़ मुझे देने के लिए लाई गई हैं ओके। स्कूल में। तो जब वो अनाउंसमेंट हुई तो पता चला कि एक्चुअली उस स्कूल की कोई स्टूडेंट थी 9th क्लास की। उनका नाम भी मुझे याद है, उनका नाम था हुमैरा। हुमैरा जो थी वो किसी कॉम्पिटिशन में गई थी, और वो वहाँ से डिबेट कॉम्पिटिशन, वहाँ से इनाम जीत कर आई हैं। तो उनको आज स्कूल जो है वो ऑनर करेगा कि उनको वो इनाम भी देगा सब स्टूडेंट्स के सामने, और वो स्पीच भी सुनाएंगी अपनी, जो जिस पे वो इनाम जीत के आई। वहाँ से एक चीज़ क्लिक हुई कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है, और पूरे स्कूल के सामने अवार्ड मिल रहा है, और स्पीच भी करने का मौका मिल रहा है, तो चलो इस पे कुछ करेंगे कभी मौका मिला तो। फिर इत्तेफाक से मेरे अब्बू के कज़न हैं, वो उन दिनों किसी वजह से हमारे घर ही शिफ्ट हो गए थे, हमारे साथ ही रह रहे थे। तो कोई 1.5-2 साल हमारे घर रहे वो। तो वो अपने वक़्त के एनईडी से वो पढ़ते थे। एनईडी के वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिबेटर थे उस टाइम पे, और जो टॉप के डिबेटर्स उसमें उनका शुमार होता था, उनका नाम था शेख इरफान आफाक। तो वो हमारे घर रहते थे, और उन्होंने मेरे स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी पार्ट टाइम में। तो एक डिबेट कॉम्पिटिशन आया, और उनको ये शायद आइडिया था, मेरी आवाज़ घर में सुनते थे, साथ रहते थे, तो कि ये राहिल अच्छी कर सकता है।
उन्होंने मुझे बुलवाया क्लास से कि यार एक स्पीच कॉन्टेस्ट है, तो बच्चे हैं 4-5, तुम भी ऑडिशन दो उसमें। तो मैंने ऑडिशन दिया, एक पर्चा उन्होंने मुझे लिख के दिया, मैंने वो पर्चा तकरीर के अंदाज़े पढ़ दिया, वो पसंद आ गई, वो सेलेक्ट हो गया। फिर मेरे चाचू ने ही मुझे, इरफान आफाक ने ही मुझे पहली तकरीर लिख कर दी मेरी उस कॉम्पिटिशन के लिए। और फिर वो मैंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ जो पार्टनर थी मेरी, वो वही हुमैरा थी क्लास 9th की, जो जिनको मैंने देख के ट्रॉफी जिनको मिली थी स्कूल की हाँ। सप्ली में। तो हम दोनों एज अ पार्टिसिपेंट गए, मैं क्लास 5 से था, वो क्लास 9 से थी। मैं मुखालफत में था, ये फेवर में थी। तो उस स्पीच की भी एक कहानी है। मैं शादी हॉल के जो स्टेज होते हैं, उस स्टेज पे मैं रोस्ट्रम, मेरा नाम कॉल हुआ, मैं रोस्ट्रम पे गया। तो मेरा कद बहुत छोटा होता था उस वक्त, तो मैं रोस्ट्रम के पीछे छुप गया, मेरा सर ओ, नजर नहीं आ रहा था। सही। तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक के क्रेट ला के रखे गए मेरे नीचे कि यार इसको खड़ा करें। तो बल्कि नहीं, वो नहीं आया, बल्कि उस कुछ जो बेस थी उस पर भी खड़ा हुआ, तो भी मेरा मुंह पर नहीं आ रहा था। तो मुझे रोस्ट्रम से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था, माइक के स्टैंड निकाल के, वो जो मिलाद वाला स्टैंड होता है माइक का, वो निकाल के हम्म। मुझे बाहर खड़ा कर दिया। अब हालत ये थी, पहली तकरीर थी, सामने पूरा हॉल भरा हुआ था, शादी हॉल सारे स्कूल के बच्चों से। तो टांगे इतनी कांप रही थी कि लूज पैंट में भी मेरे वो पाइचे हिलते हुए नजर आ रहे थे सबको। तो वहीं से हुटिंग शुरू हो गई थी। तो बिल्कुल मेरे सामने बीवीएस महापारसी स्कूल के बॉयज बैठे हुए थे। तो मुझे आज भी याद है, मैंने जब पहला शेर पढ़ा था, तो तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, ईंट से ईंट और यहाँ हम भूल गए। तो वहां पर फिर वहाँ महापारसी बीवीएस के बॉयज ने खड़े होकर मुझ पर हुटिंग शुरू की। अब उधर ऑप्शन ये था कि या तो मैं भूल के चला जाऊं, या मैं हाँ। दोबारा शुरू करूं। तो वो तो वोटिंग उन्होंने की, तो पता नहीं, मुझे अब वो फीलिंग याद है कुछ कुछ के उस टाइम पे ना उस बच्चे को गुस्सा आया कहीं से, इन्होंने वोट कैसे किया मेरे ऊपर। देन हाँ। आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, और एंड तक रट्टा मारा हुआ था तकरीर का। चाचू ने प्रैक्टिस कराई हुई थी तकरीर की पूरी। तो वो पूरी तकरीर रट्टा मार के गए थे, हमने पूरी तकरीर सुनाई हमने, और एंड में वही बच्चे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। तो उस कंपटीशन में मैंने थर्ड प्राइज विन किया था। और जो मेरी पार्टनर थी जो पहले जीत कर आई थी, उन्होंने कोई प्राइज विन नहीं किया था। So that was my first appearance ever in any speech contest. अच्छा राहिल भाई, एक जो डिबेटर होता है उसका समझे महराज ये होता है कि उसको जो है ना वो मीडिया के अंदर कोई पोजीशन मिल जाए। आपने मीडिया के अंदर भी अपना कैरियर थोड़ा सा स्टार्ट किया और फिर उसको बीच में से छोड़ दिया, इसकी क्या वजह बनी? अच्छा, मीडिया मैंने स्टार्ट एक्चुअली ज़्यादा लोगों को नज़र में बोल पे आया, लेकिन एक्चुअली मेरा मीडिया करियर स्टार्ट हो गया था 2012 में। 2012 में मुझे, 2012 या 13, मुझे एक्चुअल एक्चुअल ईयर याद नहीं है इस वक्त, बट वो साल था जिस साल आमिर लियाकत भाई एयर वाई की रमजान ट्रांसमिशन कर रहे थे, शायद दूसरी बार, पहली या दूसरी बार। तो इकरार भाई का बेटा है पहलाज, उसकी पहली बर्थडे थी। तो इकरार भाई का भाई है इसरार, उससे हमारी दोस्ती थी अच्छी, डिबेट सर्किट की वजह से ही। तो इसरार ने हमें बर्थडे पार्टी में बुलाया हुआ था। तो वो पिज़्ज़ा हट खुला था नया नया, वाटर पम्प 5 स्टार चौरंगी के ऊपर, वहाँ हम इन्वाइटेड थे। तो उस तकरीब के दौरान मुझे आमिर लियाकत, मेरे मोबाइल पर नंबर सेव था आमिर लियाकत भाई का, तो मुझे उनके मोबाइल से कॉल आई। और मेरे साथ फैसल करीम बैठा हुआ था। मैंने फैसल से कहा, फैसल यार ये आमिर लियाकत भाई की कॉल आ रही है। तो उसने कहा, उठा भाई, बात कर। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो आमिर लियाकत भाई ने कहा कि भाई राहिल, ये रमजान ट्रांसमिशन आ रही है और इसका एक रोड शो है, वो तुमसे करवाना है। तो ओके। मैंने कहा सर बिल्कुल करूँगे। तो वो रमज़ान स्ट्रीट्स के नाम से रोड शो था, एआरवाई का वो रोड शो था, 15 मिनट की उसकी एपिसोड होती थी। ऑल्टरनेट डेज में वो चला था रमज़ान में उस साल। और तो एवरी ऑल्टरनेट डे रमज़ान में 30 दिन तक वो चला, तो 15 एपिसोड मैंने उसके रिकॉर्ड किए थे। तो वो रोड के ऊपर जाके मैंने शो रिकॉर्ड किया था पूरा। तो वो मेरी पहली अपीयरेंस थी टीवी की। वहाँ से फिर मैंने, आमिर लियाकत भाई ने मुझे पहली पहली बार ब्रेक दिया था। उसकी भी एक कहानी है। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में कंपटीशन हुआ था, वहाँ आमिर लियाकत भाई उस ज़माने में एमएनए नया-नया छोड़कर आए थे वो। मुशर्रफ की दौरे हुकूमत में जब एक यूएस का कोई बंदा यहाँ आया था, जिसके बारे में आमिर लियाकत भाई ने क्लेम किया था कि ये वही शख्स है जिसने गुआंतानामो बे जेल के अंदर कुरान शरीफ के औराक पर पेशाब किया था, नौजुबिल्ला। तो ये शख्स पाकिस्तान अताशी पोस्ट हुआ और मुशर्रफ ने उस पर साइन की, इसलिए मैंने पार्लियामेंट छोड़ दी। तो वो उस मुकाबले में मौजूद थे अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के। मैंने वो मुकाबला पहला नाम जीता था। तो मेरी वालदा उस मुकाबले में मौजूद थी पहली बार मेरे साथ। तो मैंने जब वो इनाम कॉल करने के लिए अनाउंस हुआ नाम मेरा, तो मैंने अपनी वालदा को बुला लिया और मेरी वालदा ने मेरा वो इनाम रिसीव किया। तो वो आमिर लियाकत को बात बहुत पसंद आई थी, मेरा वो अमल, और उन्होंने तकरीर भी मेरी सुनी थी इस मुकाबले में, उनको अच्छा लगा था शायद। तो उस वजह से वो आमिर लियाकत मुझे जानते थे, और इस वजह से उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए रिकॉल किया कि यार मैं राहिल को वो चांस दूंगा। उन्होंने चांस दिया मुझे। फिर अगले साल दोबारा उन्होंने एआरवाई पे दोबारा एक प्रोग्राम रोड शो ऐसी किया, शब मेराज का, वहाँ मैंने एक रिकॉर्ड किया, वो आज भी मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है।
शब मेराज की कुछ नाम से था। तो ये मेरे 2 शुरू के ब्रेक्स थे। फिर मैं कोशिश कर रहा था मुसलसल कि मैं किसी तरह मीडिया पे आ जाऊँ। जिस तरह आपने कहा कि डिबेटर की मेराज होती है कि वो मीडिया पे आ जाए, तो मेरी भी यही ख़्वाहिश थी कि मीडिया पे चला जाऊँ। सारे अपने सीनियर जो थे, चाहे वो आमिर लियाकत हों, चाहे जुनैद इकबाल हों, रिज़वान जाफ़र हों, वसीम बदामी वाज़ अ डिबेटर, इक़रारुल हसन वाज़ अ डिबेटर, ये सारे के सारे उस ज़माने में टीवी पे आ चुके थे। तो ज़ाहिर है मैं इनको देखता था और मेरा भी दिल करता था। फैसल करीम उस ज़माने में ऑन एयर हो चुका था डॉन न्यूज़ के ऊपर। तो फैसल ने और मैंने एक साथ ही एफर्ट स्टार्ट की थी। फैसल माशाल्लाह ज़्यादा डेडिकेटेड रहा और वो निकल गया उस तरफ। फैसल ने मेरी बहुत हेल्प की उस ज़माने में, मेरे ऑडिशंस करवाए, डॉन में ऑडिशन करवाया फैसल ने मेरा, मेट्रो में फैसल ने मुझे रेफ़र किया, वहाँ मेरा ऑडिशन हुआ। तो ख़ैर वो किस्मत थी, नहीं हो सका। बोल से मुझे 2016 में जब बोल रीलॉन्च हो रहा था, 2014 में बोल लॉन्च हुआ था, फिर 2016 में बोल बोल रीलॉन्च हो रहा था, वो सारे वाक़े के बाद जो इनके खिलाफ केस-वेस बना था। तो मुझे वहाँ पर एक हमारे दोस्त होते थे एचआर में, उन्होंने रेफ़र किया और उसके थ्रू मुझे कॉल आई। तो ये बात बहुत कम लोगों को पता है शायद कि मेरी जो वहाँ पर इंटरव्यू हुआ था, वो मेरा एंकर के लिए नहीं हुआ था। मेरी जो हायरिंग हुई थी बोल में, वो मेरी एज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हुई थी। और मैंने जब बोल जॉइन किया 2016 अक्टूबर में, तो मैंने एज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट जॉइन किया था। और मशहूर सिंगर हैं पाकिस्तान के ज़ैन, वो उस वक़्त वॉइस ओवर डिपार्टमेंट को हेड करते थे। तो उनके पास मैं गया था और उन्होंने मुझे फिर शुरू में वॉइस ओवर की ट्रेनिंग दी। शोएब होते थे, बहुत मशहूर एफ़एम का नाम, शोएब ने 105, 101 पे आई थिंक बहुत अरसे एज़ अ आरजे उन्होंने काम किया। वो वहाँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। तो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट था और 2 हफ्ते तक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहा और उसके बाद बोल में रहते हुए ही मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली न्यूज़ पढ़ने की। वहाँ से फिर मैं न्यूज़ पढ़ना शुरू की। आई थिंक 3 महीने मैंने न्यूज़ पढ़ी, 3-4 महीने, और फिर वहीं से मुझे शो में मूव कर दिया गया और मैं एक शो वहाँ पे होस्ट किया मैंने, ब्रेकिंग टुडे के नाम से। मैंने छोड़ क्यों दिया? अम, ये चीज़ वो है जो रज़ा, मैं बड़े अरसे से चाह रहा था कि मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूँगा कि यार मैंने मीडिया क्यों छोड़ा? तो नाउ यू कैन यूज़ दिस क्लिप एज़ अ सेपरेट वन, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है उन लोगों के लिए जो मीडिया में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में। अ, बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे इससे, तो उनसे पेशगी माज़रत। मैंने उस 4 साल के अरसे में रज़ा ये देखा, अच्छा, बहुत सारे लोग ना बोल को मीडिया चैनल भी नहीं मानते थे उन दिनों, कि बोल तो मीडिया का चैनल है ही नहीं, बोल तो एक कॉर्पोरेट है और बोल तो एक माफिया है और ये है वो फलाना-ढिमाका। व्हाटएवर द रीज़न इज़, बोल एक ऑन स्क्रीन चैनल था, एक ब्रॉडकास्ट चैनल था जिसको लोग देखते थे, उसकी एक रेटिंग थी, टॉप 5, टॉप 6 के अंदर चैनल फॉल करता था। हमारे प्रोग्राम की रेटिंग बहुत अच्छी आती थी। साजिद हसन के साथ मैंने शो होस्ट किया। उसके बाद मैंने अकेले फिर शो होस्ट किया काफ़ी अर्से तक। तो एक प्रॉपर चैनल था, अंदर पूरा प्रोडक्शन हाउस था, मीडिया के लोग थे सारे जो वहाँ पर काम कर रहे थे सब लोग, तो एक प्रॉपर चैनल था। मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की वहाँ पे, सबसे पहली बात जो मैंने देखी वो ये कि क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से गया था, मेरा पुराना एक्सपीरियंस जो था वो कॉर्पोरेशंस के अंदर था। मैं एक जिस ज़माने में मैंने बोल जॉइन किया उस वक़्त भी मैं एक ऑस्ट्रेलिया की सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, मैं उनका रीजनल सेल्स हेड था और मैं पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और साइप्रस की टीम्स को हेड कर रहा था। 6 फिगर मेरी सैलरी थी। तो शौक के खातिर मजबूर होके मैं वो सब कुछ छोड़ के 70,000 की तनख्वाह पे चला गया था बोल में। तो मैं क्योंकि उस माहौल से आ रहा था, तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे पहला जो धचका लगा वो ये लगा कि मीडिया के अंदर एज़ अ होल किसी भी चैनल के अंदर कोई सक्सेशन प्लानिंग नहीं है। कोई करियर ग्रोथ को लेके कोई चीज़ प्लान नहीं होती किसी के लिए भी। और ख़ास तौर पे जो लोग स्क्रीन पे होते हैं, उनकी तो बहुत ही खालिसतन सिर्फ़ पसंद-नापसंद के ऊपर इनका काम चल रहा होता है, कि भई जिसकी शक्ल स्क्रीन पे पसंद आ रही है, वो ज़्यादा दिखेगा और उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। जब सैलरीज़ बढ़ेंगी किसी की, साल में अगर सैलरीज़ बढ़ती हैं चैनल में, तो उसकी ज़्यादा बढ़ेंगी। जिसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, मजबूरी है, उसको रखा हुआ है, नाइट शिफ्ट निकालेंगे उसके साथ या नॉन प्राइम टाइम की शिफ्ट निकालेंगे उसके साथ, उसको तनख्वाहें भी कम नहीं बढ़ रही ज़्यादा उसकी, इस तरह की चीज़ें। तो कोई प्रोसेस नहीं था मीडिया चैनल के अंदर, और ये सिर्फ़ इसका हाल नहीं है, ये हर चैनल का ये हाल है। और आज से नहीं है, ये शायद शुरू से ऐसे ही है कि मीडिया चैनल में कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन टाइप का प्लान नहीं होता कभी भी, ख़ास तौर पे एंकर्स को लेके तो कम से कम, और इसकी वो वजह क्या सोलली है? डिपेंड करता है। यार, इसकी वजह ये है कि मीडिया पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह शायद कभी लिया ही नहीं गया। 2018 में जब मीडिया का एक बहुत शदीद डाउनफॉल आया था, जिस टाइम पे मीडिया को सैलरीज़ देने के लाले पड़ गए थे और बहुत कुछ हुआ था, उसका रीज़न सिंपल सा ही ये था, बहुत आसान ज़बान में बता रहा हूँ, उसका रीज़न सिंपल सा ये था कि इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ और ये की थी कि इन्होंने चैनल्स को गवर्नमेंट से जो ऐड के पैसे मिलते थे, उसको उन्होंने कहा कि भई वो ऐड के पैसे एज़ पर दी पैमरा
इक्वेशन मिलेंगे, जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे चैनल जो उस वक्त एक एक मिनट का 3-3 लाख रुपया लिया करते थे, उनका रेट चला गया था 95,000 पे। और ऐसे ऐसे चैनल जिनका रेट 1 लाख 1.25 लाख था, वो चला गया था 5,000 पे। तो वो सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पे गवर्नमेंट्स ने अपने चैनल्स को रेट दिया हुआ था अलग से, और जब उसको एक्चुअल क्वेश्चन पे लेकर जाया गया कि भाई टीआरपी कितनी है, रेटिंग कितनी है, और उसकी बेस पे आपको एक रेट मिलेगा गवर्नमेंट से, तो वो फिर सबके रेट असल जगह पर आ गए। दूसरी बात ये हुई, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जिस तरह चैनल बाकी एडवर्टाइजिंग कंपनीज के साथ काम करती हैं नेट 30, नेट 60, नेट 90 की टर्म्स के ऊपर, गवर्नमेंट के साथ भी ऐसे ही काम करेंगे, एडवांस पे पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने भी उनको पैसे रोक के देना शुरू किए, और उस वाले चैनल को और मार पड़ी उसके अंदर। तो एक मफरूजा था जो अक्सर हम सुना करते थे अपने बड़ों से चैनल के अंदर, कि भाई सेठ के पास दो जरियों से पैसे आते हैं, चैनल के सेठ के पास। एक आते हैं एडवर्टाइजिंग से, जो सेठ का प्रॉफिट होता है। दूसरे पैसे आते हैं गवर्नमेंट से, जिसमें कुछ अबव द टेबल होते हैं, कुछ अंडर द टेबल होते हैं, और ये वो पैसे होते हैं जिनसे चैनल की सैलरीज निकलती हैं। तो अब जब उस वक्त की हुकूमत ने वो अबव द टेबल और अंडर द टेबल बिल्कुल बंद कर दिया और उसको एक प्रॉपर प्रोसेस में ले आए, तो सैलरीज कहाँ से निकलेंगी? क्योंकि सेठ ने कहा कि जो एडवर्टाइजमेंट के पैसे हैं वो तो मेरा प्रॉफिट है, वो मैं क्यों दूं, सैलरीज खुद निकालो अपने चैनल की तुम। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बनी। तो इस वजह से नजर ये आया कि चैनल्स पाकिस्तान में, जो टीवी चैनल्स बने, न्यूज चैनल जितने भी बने इस वक्त, वो सारे के सारे किसी मजबूरी के तहत बने हैं। ARY न्यूज, ARY बिजनेस का चैनल है, उनकी अपनी मजबूरियां थी उस टाइम पे चैनल को बनाने की। अब अच्छा चैनल बन गया है, बहुत अच्छा चैनल बन गया है न्यूज़ का। 92 न्यूज़ एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है पंजाब का, मदीना ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनका फेस है। इसी तरह दुनिया न्यूज़ पंजाब का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, उनका फेस है। तो कुछ कारोबार हैं पीछे जिनके सामने उन्होंने चैनल खड़े कर दिए अपनी अपनी मजबूरियों को करने के लिए। कोई ब्लैक वाइट कर रहा है पैसे को, कुछ भी कर रहा है, तो प्रॉपर चैनल नहीं है कोई भी। तो उस वजह से जाहिर है उनके फिर वो चैनल वाली नॉर्म्स भी नहीं है, फिर वो माफिया ही हैं, और फिर वो या तो करंट गवर्नमेंट की या अपोजिशन की कोई ना कोई एक लाइन टो करते हैं, और इसी वजह से फिर सारा काम जो उनका होता है वो सही नहीं चल पाता। तो मैंने 4 साल के अरसे में एक तो ये चीज़ देखी। दूसरा मैंने ये देखा कि मैंने 4 साल गुजारे, 2016 में ज्वाइन किया था, 2020 में मैंने चैनल छोड़ा। उस 4 साल में इलेक्शंस भी आए, 2018 के इलेक्शंस आए, मैंने इलेक्शन भी कवर किए। मैंने उस 4 साल के अरसे में वॉइस ओवर भी किया, मैंने खबरें भी पढ़ी, मैंने न्यूज़ बुलेटिन्स भी किए, मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ भी की। कराची में जब चाइनीज़ एम्बेसी पर अटैक हुआ था, तो उस वक्त इत्तेफाक से शिफ्ट में खाली मैं ही अकेला एंकर था, तो कोई 4 से 5 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन पूरी की थी अकेले मैंने। तो मैंने वो भी चीज़ एक्सपीरियंस कर ली। फिर इलेक्शन मैंने कवर किया, मैं इलेक्शन फील्ड में जाके मैंने कवर किया, मैं सक्खर गया खुर्शीद शाह का इंटरव्यू करने के लिए। मैंने कराची में रोड पे जाके लोगों से बातचीत की, मुख्तलिफ हलकों में जाके लोगों से बात की। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे, उस दिन मैं स्टूडियो में मौजूद था, मैंने रिजल्ट्स अनाउंस किए। आमिर लियाकत का हल्के का रिजल्ट मैंने खुद अनाउंस किया था। वो भी आज तक मुझे, मेरी एक मेमोरी है बहुत अच्छी। तो मैंने 4 साल में मैंने ये चीज़ फील की कि मैंने वो सब कुछ कर लिया थोड़ा-थोड़ा करके, जो एक एंकर कर सकता है अपनी पूरी लाइफ में। तो मेरा फिर सवाल ये था कि अच्छा अब व्हाट इज नेक्स्ट? तो मैंने अपने जो सीनियर्स देखे मेरे साथ, जो मेरे दोस्त भी थे, फैसल करीम इज वन ऑफ माय सीनियर, क्योंकि पहले से मीडिया में था। तो मैंने फैसल को भी देखा, फैसल ने शो भी फैसल ने मॉर्निंग शो भी किया, फैसल ने न्यूज़ एंकरिंग भी की, फैसल ने डॉक्यूमेंट्रीज भी की, फैसल कहाँ कहाँ गया अपनी खबरों को रिकॉर्ड करने के लिए, सब कुछ हुआ। तो वो चीज़ वो रिपीट पे कर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है किसी को बड़ा मजा आ रहा हो उसके अंदर, लेकिन मेरा जैसा बंदा जो था, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत ये कि मैं बोर हो जाता हूँ जल्दी किसी भी एक काम से। तो मैं बोर होना शुरू हो गया था उससे। तो यार ठीक है, वो फैंसी चीज अपनी जगह कि जी शोहरत मिल रही है और नाम बन रहा है। और आखिरी बात ये रजा कि भाई जितनी भी अच्छी शोहरत हो, जितना अच्छा स्क्रीन टाइम हो, जितने अच्छे आप दिख रहे हो, आप मशहूर हो रहे हो, सब कुछ है, घर चलता है पैसे से। तो मीडिया के अंदर वो सैलरीज आना रुक गई, 3-3 महीने सैलरीज डिले हो रही हैं। मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी, स्कूल जा रही थी, बड़ी वाली बेटी मेरी, उसकी जो मेरी बेटी की स्कूल की फीस थी वो मेरे फादर पे कर रहे हैं। मेरे घर में अगर ईद की कोई शॉपिंग होनी है तो वो मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास सेविंग नहीं है। तो मेरे घर वाले मुझे गिफ्ट्स दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे गिफ्ट्स दे रहे हैं कपड़ों के, कि भाई ठीक है तुम लोग ईद पे ये कपड़े पहन लेना। तो बड़ा ही एक अजीब सा एक इमोशनल किस्म का ड्रामा सीन था। साथ में आपके पास मेरे जैसे प्लान भी था ना, हमेशा से आपके पास एक ऑप्शन थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वापस जाने की, तो वो आपको और ज्यादा लगती होगी ये बात। मैं सच बताऊं तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं ये ऑप्शन लेकर नहीं गया था। मैं जब चैनल मैंने जब ज्वाइन किया रजा, तो तुम मुझे पुराना जानते हो, और जो लोग मुझे जानते हैं पुराना, उनको पता है कि मैं बहुत ही फोकस होकर काम करने वाला बंदा हूँ। मैं जब एक चीज़ किसी को पकड़ता हूँ तो मैं बहुत
ज़बरदस्त तरीके से ज़ोर लगा करता हूँ उस काम को सारे। तो मैंने जब चैनल जॉइन किया था, मैंने सारी कश्तियाँ जला दी थी। अच्छा। मैंने चलती हुई जॉब अपनी छोड़ दी थी। मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था एज़ अ विज़िटिंग लेक्चरर। मैंने वो अपना सेमेस्टर बीच में छोड़ दिया था और मैंने उस टाइम के अपने डीन को नाराज़ भी किया था यूनिवर्सिटी के उस वक़्त के। मैंने अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी स्टार्ट की थी 2014 या 15 में शायद, स्पीक स्मार्ट पाकिस्तान के नाम से। हम्म। मैंने वो कंपनी बंद कर दी, मतलब बिल्कुल आइडल छोड़ दी कि यार मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ़ चैनल पे फ़ोकस करूँगा। तो मैंने अपना सारा फ़ोकस चैनल पे रखा कि यार मैं इस पे फ़ोकस करूँगा। तो मुझे 4 साल में एक चीज़ और भी रियलाइज़ हुई, जो आई थिंक बहुत सारे लोग शायद रियलाइज़ नहीं कर पाते, कि यार पाकिस्तान में उस टाइम पे भी 60-70 चैनल थे। हर चैनल में 8-10 एंकर्स होते हैं। उनको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 2-250 एंकर्स बन जाते हैं आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो जो जो क्लिक होता है, जो मशहूर होता है, वो 250 एंकर नहीं होता, वो 2 या 3 एंकर्स ही होते हैं और उनके अंदर कुछ होता है जिसकी वजह से वो मशहूर होते हैं। तो मैंने ये रियलाइज़ किया 4 साल में कि राहिल साहब, आपने सारी जान मार ली, आपने सब कुछ कर लिया, आप वैसे क्लिक नहीं हो रहे जैसे आप समझते थे कि आप क्लिक हो जाओगे। तो अगर तो आप रहते हो इंडस्ट्री में, तो फिर आप ऐसे ही मीडियोकर एंकर बन के रहोगे अगले 10 साल भी, क्योंकि अगर आप किसी ने क्लिक होना होता है तो वो 4-5 साल काफ़ी होते हैं उसको चीज़ को जज करने के लिए। तो मैंने कहा क्या मीडियोकर बन के रहना है? तो ठीक है, मीडियोकर बन के रहो और सर्वाइव करो इसके अंदर। तनख्वाह भी नहीं आ रही, घर का खर्चा भी नहीं चल रहा, छोटी-मोटी शोहरत जो मिल रही है वो ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? तो इन बातों को सामने रखते हुए मैंने ये फैसला किया और मेरे लिए फैसला बहुत मुश्किल था। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये बातें मैंने नहीं शेयर की कभी किसी से, कि मेरी उन दिनों प्राइम टाइम शिफ्ट होती थी। मैं दोपहर में ऑफ़िस, शाम में ऑफ़िस जाता था और रात को 12 बजे का बुलेटिन करके निकलता था फिर वहाँ से मैं। तो मैं रात को 1 बजे निकलता था स्टूडियो से घर आने के लिए अपने। तो मैं लिटरली वो जो 2 हफ्ते थे जिस दौरान मैं डिसाइड कर रहा था कि मैंने रिज़ाइन कर देना है या मैंने नहीं करना, तो मैं उस 2 ढाई हफ्ते चैनल से निकलता था, गाड़ी अकेला ड्राइव करके आ रहा हूँ और रास्ते में रोता हुआ आता था। क्योंकि एक आप इतना इमोशनल होके आप किसी जगह जाते हो कुछ करने के लिए, और जब आपसे वो नहीं हो पाता या नहीं हो रहा होता आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी ख़्वाहिश के मुताबिक, तो ऑब्वियसली वो चीज़ हर्ट करती है आपको। तो मेरी मेंटल पीस ख़राब होना शुरू हो गया था, मैं इमोशनली बहुत तबाह होना शुरू हो गया था उसमें। तो फिर बीच में कुछ सिनेरियोज़ ऐसे बने, चैनल ने थोड़ी-सी बदतमीज़ी की, वो गाड़ी उन्होंने मुझसे छीनने की कोशिश की कि जी आपको नहीं मिलेगी गाड़ी, एंड इस तरह के जो हालात चैनल में ख़राब थे उस टाइम पे, वहाँ फड्डा हुआ चैनल पे थोड़ा-सा। तो मैं अपनी शिफ्ट एक दिन बीच में 7 बजे का मैंने बुलेटिन किया और फिर शो शुरू हो जाते थे उसके बाद, तो मैंने वो निकला मैं और मैंने प्रोड्यूसर को बुलाया, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर मुझसे पूछा, "राहिल भाई कब तक आएँगे?" मैंने कहा, "मैं नहीं आऊँगा अब।" तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है आप जाएँ, मुझे आपने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ओके। मैं घर आ गया और घर आके मैंने रिज़ाइन अपना ईमेल कर दिया था एचआर मैनेजर को उस टाइम के, और इस तरह मैंने चैनल छोड़ा। और ये वजूहात थी सारी चैनल छोड़ने की। 2 महीने 3 महीने मैं जॉबलेस रहा, लेकिन उस टाइम पे मैंने दोबारा से अपनी ट्रेनिंग्स को एक्टिवेट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है, और मुझे पहले महीने में ही एक ऑर्गनाइज़ेशन थी पढ़ाओ सबक के नाम से, वहाँ कुछ दोस्त होते थे हमारे। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा राहिल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे पास जो कि करवाना है और वो तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है, सो लेट्स कोलैबोरेट ऑन दैट। तो वो बाद में पता चला वो यूएस कॉन्सुलेट का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो कि उन्होंने करवाना था यूएस एड के अंडर। तो वो हमने कोई 2 महीने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किया, उससे अच्छे पैसे बन गए थे। तो घर चलना शुरू हो गया था हमारा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिर वापस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में वापसी हुई और मैंने एक स्टार्टअप जॉइन किया था रोशनी राइट्स के नाम से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर आपके सामने हूँ आज। सही। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो गई, पॉजिटिव बात करते हैं, यानी कि आप आपके हाथों से बहुत सारे जो है डिबेटर्स पले हैं, बहुत सारे डिबेटर्स नए सीखे हैं। तो आपने एक ज़माने में एक डिबेटिंग सर्किट एक बनाया था, एक क्लब टाइप का बनाया था, और फिर जब आप डिबेट करते थे एक फेसबुक का ग्रुप होता था, उसके ऊपर आ जाता था और हम सब जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं हम सब पहुँच जाया करते थे। तो क्या अभी भी वो एक्टिव है? उस ज़माने की थोड़ी-सी कुछ यादें बताएँ और फिर बताएँ कि अभी क्या वो एक्टिव है, कोई उसको रन कर रहा है उस ग्रुप को? यार वो बिल्कुल एक्टिव है, और एक्टिव नहीं है, सॉरी, वो मौजूद है आज भी, वो ग्रुप आज भी मौजूद है। वो पहले सिर्फ फेसबुक ग्रुप था, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आज भी 250-300-400 लोग मौजूद हैं, कराची के नहीं बल्कि पंजाब के भी काफ़ी सारे डिबेटर्स हैं उसके अंदर। और वो वाला जो ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, वो बहुत ही एक्टिव है और वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे 100 150 200 मैसेज आ रहे होते हैं। जो फेसबुक वाली कम्युनिटी हमने शुरू की थी, और जिस नीयत के साथ हमने शुरू की थी कि हमारा पर्पस ये था कि हम थोड़ी ट्रेनिंग को प्रमोट करेंगे डिबेट्स की, हम इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे उसके थ्रू, हम जो डिबेटर्स हैं उनके अमंग एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे इनका, ताकि ये लोग इवेंट्स के अलावा भी मिलें आपस में, अपनी अपनी नॉलेज शेयरिंग करें, जो सीखते हैं उसको शेयर करें। वो चीज़ रुक गई है।
वो हमने, जो मुझे आखिरी याद है, आई थिंक हमने कोई 11 सेशंस किए थे उसके, जिसको हम डीआरजी मीटअप कहा करते थे, डिबेटर्स रिसोर्स ग्रुप मीटअप। तो आई थिंक हमने 10 या 11 मीटअप्स हमने किए उसके। 2 मीटअप उसके कोविड के दिनों में हुए, वर्चुअल हुए वो दोनों मीटअप्स उसके। उसके बाद से फिर दोबारा मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। कुछ फ़िक्र माश, फ़िक्र रोज़गार ये आड़े आ जाता है, और मैं अब डिबेट्स की एक्टिविटीज़ में वैसे भी बहुत कम हो गया मेरा जाना। अब मैं बहुत ही सेलेक्टेड इवेंट्स में, जहाँ मुझे बुलाते बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की मोहब्बत है, वो लोग बुलाते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सेलेक्टेड इवेंट्स में जाता हूँ। सही। तो तो यानी अभी वो ग्रुप यादें उस एक्टिव है टाइम की क्या? बहुत सारी हैं। हम्म। सॉरी? मैं ये कह रहा हूँ वो ग्रुप एक्टिव है, अभी भी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल लोग जॉइन करते हैं, फेसबुक कम्युनिटी को भी जॉइन करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जॉइन करते हैं हमारे। एंड जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अभी तक बहुत इस मामले में एक्टिव है कि वहाँ पे इवेंट्स की खबरें भी आ रही होती हैं। अब मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ उसमें, तो जिन बच्चों ने अब उसको दोबारा उसका ज़िम्मेदारी उठाई है, उसको अच्छे तरीके से चला रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया था, तो अगर तुम्हें याद हो, तो उस ज़माने में मैं एक इंटरनेशनल डिबेट फोरम से होकर आया था 2013 में। और वो मेरा पहला एक्सपोज़र था पार्लियामेंट्री डिबेट्स का। तो मैं जब वापस आया था, तो मैंने ये सोच के वापस आया था कि मैंने अपनी जो आखिरी डिबेट की थी कॉम्पिटिशन वाइज, वो 2010 में की थी, जामिया कराची का मुकाबला था। उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया कॉम्पिटिशन में, मैं जज कर रहा था, मैं ट्रेनिंग्स कर रहा था। 2013 में मुझे मौका मिला पहली बार इंटरनेशनल जाने का। तो एक इदारा है, इंटरनेशनल डिबेट एजुकेशन एसोसिएशन, आईडिया, IDEA। इनका मैं वेबसाइट पे इनका मेंबर था, तो इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया एज अ जज फॉर इंटरनेशनल फोरम। तो मैं पहली बार थाईलैंड गया इनके साथ, पूरा फुल फंडेड प्रोग्राम था वो। तो वहाँ जाके मैंने पहली बार पार्लियामेंट्री डिबेट को एक्सपीरियंस किया, और मैंने ये देखा कि कराची में पार्लियामेंट्री डिबेट होती है, लेकिन वो सिर्फ एलीट स्कूल्स में होती है, अंग्रेजी की पार्लियामेंट्री डिबेट होती है खाली। जो मेरा सर्किट है उर्दू पार्लियामेंट्री, उर्दू डिबेट्स वाला, वहाँ पर पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं होती थी बिल्कुल भी। तो मैं ये सोच, जब वापस आया था, मैं सोच के वापस आया था ये कि यार इसको मैंने पार्लियामेंट्री प्रमोट डिबेट करना है। आप एमयूएन को कह रहे हैं? जो एमयूएन नहीं, होती है। पार्लिमानी, नो 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 नो, MUN इज टोटली डिफरेंट फॉर्मेट। MUN को मैं डिबेट्स नहीं मानता, सॉरी टू से। MUN इज अ पॉलिसी मेकिंग एक्टिविटी, जो कि बहुत अच्छी आपको पॉलिसी मेकिंग सिखाती है, आपको डिप्लोमेसी सिखाती है, आपको ये बताती है कि यूनाइटेड नेशंस कैसे फंक्शन करती है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो दायरा है उसकी डिफरेंट बॉडीज किस तरह फंक्शन करती हैं, वो आपको वो पूरा बताता है। लेकिन MUN आपको डिबेट, मुबाहिसा नहीं सिखाता। पार्लियामेंट्री डिबेट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो कि आप समझ लो, अगर स्पीच या डेक्लेमेशन आपकी प्राइमरी क्लासेस हैं और डिबेट आपकी सेकेंडरी क्लास है, तो पार्लियामेंट्री डिबेट इज योर इंटरमीडिएट और योर डिग्री क्लासेस। तो जो कुछ आप स्पीच, डेक्लेमेशन और अपनी कन्वेंशनल डिबेट यानी वन ऑन वन डिबेट में जो आप सीखते हो, वो सब आप फिर पार्लियामेंट्री डिबेट में जाके उसको एक्सपीरियंस करते हो। 7 मिनट की एक स्पीच करनी होती है, एक स्पीकर ने फिलबदी मौजू मिलता है, आधा घंटा मिलता है सिर्फ तैयारी के लिए। टीम होती है 3 लोगों की, उसमें पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है कि पहला स्पीकर क्या बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा, तीसरा क्या बोलेगा। तो एक कंप्लीट फॉर्मेट है बहुत बड़ा। और ये सिर्फ पाकिस्तान, मतलब सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, इट्स 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, एक है एशियन पार्लियामेंट्री और दूसरा है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री। सबसे ज़्यादा ये 2 प्रैक्टिस होते हैं। तो दुनिया भर में जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के नाम से एक डिबेट्स की वीडियोस आती हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन के चैनल के ऊपर, दैट्स अ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट फॉर्मेट। वहाँ पर वो लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। फिर इस तरह एशियन पार्लियामेंट्री कॉम्पिटिशन्स दुनिया भर में बहुत सारी जगह पे होते हैं, सिंगापुर में होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सारे कंट्रीज में होते हैं, इंडिया में होते हैं। इसी तरह एक फॉर्मेट है वर्ल्ड्स का, जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिबेट चैंपियनशिप होती है, WUTC। वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है, वो दोनों का मिक्सचर है एक तरह का। तो मैं जब ये पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे भी ट्रेनिंग मिली, वहाँ पे जाके मैं ट्रेन किया गया, तो मैंने सोच के आया था कि यार मैंने जाके पाकिस्तान जाके वापस जाके कराची में एटलीस्ट कम से कम मैंने ये एक सर्किट इसका बिल्ड करना है, लोगों को सिखाना है इंशाल्लाह, और इनको पार्लियामेंट्री की तरफ लेकर आना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से मैंने ये स्टार्ट किया था। पहली ट्रेनिंग हमने की थी इसकी रंगूनवाला हॉल में। ताबिश हाशमी उस वक्त इतना मशहूर नहीं हुआ था, तो वो एज अ गेस्ट स्पीकर आया था मेरे पास, क्योंकि मैंने उसमें उसको बुलाया था कि यार थोड़ा सा जो मिजाहिया तकरीर होती है, ज़रा उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, तो तुम उसके लिए आओ। तो ताबिश आया था उस टाइम पे। और हमने वो पहली ट्रेनिंग की थी। उसके बाद फिर दूसरी ट्रेनिंग हमने की नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में, और वो हमने फोकस ट्रेनिंग की थी उस टाइम पे लाहौर में। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉम्पिटिशन हो रहा था पार्लियामेंट्री का, उसकी हम टीम बना रहे थे। तो उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंशाल जावेद, उम्मे फरवा और मुर्तज़ा बोगियो, ये 3 लोग, और आई थिंक तला अनवर भी था, ये 3-4 लोग आए थे उस ट्रेनिंग में। हमने सबको कॉल दी थी, आए सिर्फ ये 4-5 लोग थे। इनको ट्रेन किया था, और ये लोग पहली बार कराची से पहली बार उर्दू पार्लियामेंट्री में कोई टीम पार्टिसिपेट करने लाहौर गई थी। मुझे याद नहीं उस टाइम पे उन्होंने क्या परफॉर्म किया, बट उससे उसके बाद हुआ ये
कि मैंने जब ये देखा कि यार 4 डिबेटर्स ने भी मेरी अगर कॉल पे लब्बैक कह दिया है, सो नाउ लेट्स डू इट। तो हमने फिर बहुत तन धन के साथ उस पे हम लग गए और हमने उसको लोगों को ट्रेनिंग करना शुरू किया, ट्रेनिंग करवानी शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया। खुद से हमने कुछ कॉम्पिटिशन छोटे-छोटे करवाए उसके पार्लियामेंट्री डिबेट्स के। तो जो डिबेटर रिसोर्स ग्रुप बना था और उसके जो डीआरजी मीटअप शुरू हुए थे, उसका मकसद ये था कि उस सेशन को बुला के वहाँ पर एक ट्रेनिंग करवा के इनको वहीं एक मॉक पार्लियामेंट्री इनको करवाया जाए, एक मॉक डिबेट दिखाई जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के 4-5 सेशन बहुत अच्छा हुआ। वहाँ से फिर एक चेन चली और दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने टेकअप किया। पहला इवेंट हुआ था पीएफ कीट कराची के अंदर, मुर्तज़ा बोगियों ने करवाया था, उसकी टीम ने करवाया था पूरा, और उसमें उसने हमें बुलाया था। तो वो पहला कॉम्पिटिशन था कराची में एशियन पार्लियामेंट्री फॉर्मेट का उर्दू पार्लियामानी मुबाहिसा, जिसमें आई थिंक 8 टीमें पार्टिसिपेट की थी। सिंध की भी टीम्स थी, एक शायद पंजाब से आई थी और बाकी कराची की टीम्स थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक चेन चल पड़ी। आए, उन्होंने सीखा, उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। हमने बहुत बड़े लेवल पे भी करवाया, यूथ पार्लियामेंट के फॉर्मेट से, प्लेटफॉर्म से भी हमने करवाया उसको, पार्लियामेंट्री डिबेट को। तो डीआरजी जो बना था ग्रुप, एक्चुअली वहाँ से जो चीज़ मैंने अचीव करनी थी वो मैंने ये अचीव करना था, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मैंने अचीव कर लिया बहुत हद तक, कि पार्लियामेंट्री का एक सर्किट बन गया कराची के अंदर। और अब मेरे बगैर भी मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है कि मैं अक्सर ये कहता था कि भाई हर पार्लियामेंट्री इवेंट में चीफ एजुकेटर राहील अख्तर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सर्किट इतना बड़ा बन जाए कि ये इवेंट्स ऑटोमेटिकली हो रहे हों, मेरे बगैर हो रहे हों, और दूसरे लोग जो मेरे बाद आए हैं, जिनको मैंने सिखाया था और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने मुझसे बेहतर परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट्री कभी डिबेट बोली नहीं, मैं तो जज और ट्रेनर सीख कर आया था बाहर से, और मैंने उसको यहाँ के सिखाया। तो जो डिबेट करके आया है उसको उसको टेकअप करना चाहिए। तो शाहजहां इदरीस वाज द चीफ एजुकेटर, स्पीक कराची में कंपटीशन हुआ था। फिर यूथ पार्लियामेंट का जो एक और कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ सीए के तौर पे हमने शाहनिहाल को ही रखा था अपने साथ। तो उसके साथ पूरी उसकी टीम थी, एनईडी के डिबेटर्स, कराची यूनिवर्सिटी के डिबेटर्स, तबानीस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के डिबेटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह वो चेन अब चल पड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इवेंट्स होते हैं, मुझे खबरें मिल रही होती हैं कि वहाँ फला जगह पार्लियामेंट्री डिबेट हो रही है। मैं कहता हूँ बहुत खुशी की बात है कि मेरे बगैर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए एक्चुअली। सही। अच्छा, अब बस आखिरी सवाल इससे पहले कि हम इसको रैप अप करें। आपने 2 इंडस्ट्रीज़ के अंदर मेजरली काम किया, एक आईटी इंडस्ट्री और एक मीडिया इंडस्ट्री। दोनों के अंदर क्या फ़र्क पाया आपने? यार आईटी इंडस्ट्री इज वेरी वाइब्रेंट, वेरी डाइवर्सिफाइड, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, और आप की लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। मैंने आईटी इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान से ही काम शुरू किया, और मैंने आई थिंक दो पहली कंपनी ज्वाइन की 2013 में, और वो भी एक ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप था जिसको मैंने ज्वाइन किया था। सेल्स उनकी मैं देखता था। तो मेरा जो फील्ड है वो टेक्निकल सेल्स की है। तो मैं सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल सेल्स का प्रोफेशनल हूँ, और मैं 2013 से इसी चीज़ को कर रहा था। बीच में जो 4 साल का गैप आया, उसके बाद भी वापस जब मैं आया तो मैंने सेल्स को ही दोबारा से उठाया। तो आईटी इंडस्ट्री इसलिए भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री नहीं है। आप देखते रहते हो मुसलसल कि कुछ ना कुछ आए दिन इसमें नया आता रहता है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस ज़माने में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बूम पर था, तो हम ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा स्टार्टअप्स का एक पाकिस्तान में पूरा साइकिल आया। बहुत सारे स्टार्टअप्स पाकिस्तान में आए, एयरलिफ्ट आया, स्विवल आया, करीम था तो पाकिस्तानी स्टार्टअप, बट वो मिडल ईस्ट का क्लेम होता है बिकॉज वहाँ से फंडिंग मिली थी। तो इस तरह के बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, स्टार्टअप्स की एक पूरी रेंज आई। फिर उसके बाद अब हम आजकल हम देख रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इस पर काम हो रहा है। तो अब ये भी रुकेगा नहीं यहाँ पे, अब इससे आगे फिर मजीद और, तो टेक्नोलॉजी जो है वो मुसलसल ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो वहाँ पर लर्निंग नहीं रुकती, क्योंकि इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है इस इंडस्ट्री के अंदर कि दुनिया में अगर आप और मैं आज यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, तो इस वक्त दुनिया में कहीं 100-150 जगहों पर इससे आगे की 10 चीज़ें हो चुकी होंगी। ठीक है? तो उसमें आपका लर्निंग साइकिल नहीं रुकता कभी भी उसके अंदर। मीडिया, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, मे बी लोग डिसएग्री करें इससे, लेकिन मीडिया के अंदर जो लर्निंग है वो एक बहुत महदूद हो जाती है उसके अंदर। हाँ, अगर आपका करंट अफेयर्स का आपका बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, और आपका जर्नलिज्म का आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यू कैन डू समथिंग। बट पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप क्या ही कर सकते हैं, आवाज़ उठा ही जा सकते हैं आप, उसके बाद फिर बंदी हो सकते हो, उसके बाद फिर आप तो क्या उस पे आप करेंगे जर्नलिज्म, और क्या आप करेंगे सहाफ़त। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है रज़ा, फ्रैंकली, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है आईटी की, सॉफ्टवेयर की पाकिस्तान में। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऑफ द बिजनेस वेस्ट का मिलता है।
ड्यू टू द एक्सचेंज रेट डिफरेंस, क्योंकि हम बहुत सस्ते पड़ते हैं उनको, तो वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं। और इसी वजह से जो मैं जिन कंपनी के साथ रहा हूँ, मैंने मेजॉरिटी बिजनेस इंटरनेशनल ही किया है। मैंने पाकिस्तान में कभी भी सॉफ्टवेयर या आईटी सर्विस को नहीं बेचा। बीच में 6 महीने के लिए कंपनी ज्वाइन की थी, जिनको मैंने लोकल बेचा था, दोबारा तौबा कर ली थी कि नहीं भाई पाकिस्तान में नहीं बेचूंगा, क्योंकि अभी तक मार्जिन पाकिस्तान बहुत थिन की रहते हैं, बिजनेस की, सॉरी, मार्जिन बहुत थिन हो जाता है जब आप पाकिस्तानी किसी सिर्फ कंपनी। मार्जिन सिर्फ मार्जिन की बात नहीं, पाकिस्तान की बिजनेस इंडस्ट्री जो है उसका अभी तक एपिटाइट नहीं बना है टेक्नोलॉजी को लेके। अभी तक पाकिस्तान का जो बिजनेस सर्किट है पूरा, वो जो भी जितनी बड़ी भी कंपनी हो, वो टेक्नोलॉजी को आज भी एक लग्जरी समझता है, और वो समझता है नेसेसिटी नहीं है उसके लिए। तो वो जब किसी पाकिस्तानी कंपनी को हायर करता है तो वो समझता है उसको लाख रुपए देकर उसने खरीद लिया है, और वो जो काम करवाना चाहेगा उससे वो करवाएगा। और वहीं अगर वो किसी गोरी कंपनी को हायर करता है तो वहां फिर वो उसको $50,000 दे के भी जो है सारा काम नहीं निकलवा पाता उससे। तो प्रैक्टिस का फ़र्क है एक्चुअली, जो आपकी जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनका फ़र्क है, बिज़नेस किस तरह से होता है दुनिया भर में उसका फ़र्क है। तो जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो यूएस मार्केट की ज़्यादा है। मैंने यूएस मार्केट में बहुत अरसे से मैं वहाँ पर सेलिंग कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर सर्विसेज की, वो बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगेन वेरी सॉरी टू माय फ्रेंड्स इन मीडिया, वो शायद ऑफेंड हो जाए, टेक्नोलॉजी एक बहुत पढ़ी लिखी इंडस्ट्री है। मीडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं उनको आगे नहीं आने दिया जाता। आगे वही लोग आते हैं जिनको 2 नंबरी आती है, जिनको मसाला लगाना आता है खबरों में, जिनको किसी भी तरीके से अपनी टीआरपी गेन करनी आती है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे लोग आगे जाते हैं, तो पढ़े लिखे लोग फिर वहाँ बहुत पीछे रह जाते हैं। अभी भी जहाँ मीडिया में जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे केपेबल लोग हैं, सहाफ़त को एक्चुअली समझते हैं, वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। आपको जो लोग नज़र आएंगे वो वही हैं जो शोर करना जानते हैं, चीखना चिल्लाना जानते हैं, खबरों पे मसाला लगाना जानते हैं, एक अपनी मर्जी का उसको एंगल देना जानते हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह नज़र आएंगे। सही। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा यूथ की मोटिवेशन के लिए है कि चाहे आप आईटी इंडस्ट्री में हो, एसीसीए किया हो, सीए किया हो, कोई भी चीज़ की हो, बट एक चीज़ जिसने मुझे पर्सनली बड़ा हेल्प किया लाइफ में वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप क्या कहेंगे यंगस्टर्स के लिए कि उनको बेशक वो किसी भी फील्ड से उनको मीडिया में नहीं भी जाना हो, लेकिन ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, डिबेट्स हैं, इस कल्चर का पार्ट बने, तो आप ज़रा उनको अगर मोटिवेट करना चाहें इस हवाले से। यार मैं एक तो मोटिवेशन से बहुत दूर भागता हूँ, बिकॉज आई एम अ नॉन मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर वाले जो चूरन होते हैं ना, वो अपने से नहीं होते भाई। तो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ हमेशा, और मैं कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकल बात से ही थोड़ा सा इंस्पायर कर दिया जाए उनको। तो बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको अपने आप को बेचना नहीं आता तो फिर आपको कोई खरीदेगा नहीं। तो आप जॉब करने जाते हैं, तो आप जब इंटरव्यू, आप जो अपनी सीवी बनाते हैं, दैट्स योर एडवर्टाइजमेंट, दैट्स योर न्यूज़पेपर। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दैट्स योर ब्रॉडकास्ट, दैट्स योर टाइम टू सेल योरसेल्फ। इंटरव्यू वाला सामने बैठा होता है और वो आपसे सवाल कर रहा होता है और वो आपसे कहता है भाई बेचो अपने आप को। तो अगर आपको अपने आप को बेचना नहीं आता, आप वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो यू कैन डू एनीथिंग। तो कम्युनिकेशन, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में, मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर हैं तो भी अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, आप मरीज से अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो मरीज आपके पास दोबारा नहीं आएगा, बिकॉज वो आपसे मुतमिन नहीं होगा। अपने ही डिबेट सर्किट की डिबेटर है इंशाल जावेद, आज सबके सामने है माशाल्लाह। डॉ से उसने एमबीबीएस किया, और उसके बाद वो इस वक्त पाकिस्तान नेवी के अंदर है। और पाकिस्तान नेवी में जब वो ट्रेनिंग पे गई थी 6 महीने की, तो वहाँ से वो प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल लेकर निकली। तो वन ऑफ द फैक्टर दैट हेल्प्ड हर टू विन दैट गोल्ड मेडल इज हर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। इसी तरह अदनान अख्तर, एक वन ऑफ द अनदर डिबेटर भी है, मनर भी है, वो इस वक्त एयरफोर्स में है, और वहाँ भी वो माशाल्लाह झंडे गाड़ रहे हैं, ट्रेनिंग्स करके आए हैं, अभी 2-3 उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स की हैं उन्होंने। अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स, जब तक, तो ये दो एग्जांपल्स ये हो गई। ताबिश हाशमी, जिनको आप जानते हैं सब लोग, ताबिश हाशमी वाज एन इंजीनियर। ताबिश हाशमी ने इंजीनियरिंग की ससीद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उसने आईबीएस सप्लाई चेन में एमबीए किया, एंड ताबिश वाज ऑन की पोजीशंस इन पाकिस्तान। ताबिश आर्पाटेक के नाम से टेक्नोलॉजी कंपनी, उसका सप्लाई चेन हेड रह चुका है। सॉरी, टीसीएस में थे मेरे ख्याल से वो। टीसीएस में ताबिश हेड ऑफ ऑपरेशंस रह चुका है। ठीक है। सो ताबिश वाज ऑन द की पोजीशंस कनाडा जाने से पहले, और उसकी भी बड़ी वजह ताबिश की कम्युनिकेशन स्किल्स थी। और अब तो खैर ताबिश को सब जानते ही हैं माशाल्लाह, जो वो इस वक्त काम कर रहा है एंटरटेनमेंट का अपनी जगह, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है मेरा ख्याल है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिर्फ उस फील्ड में हेल्प नहीं देती जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है, बल्कि जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ भी वो आपको बहुत हेल्प आउट करती है, जस्ट टू स्टैंड आउट।
आप अगर एक रश के अंदर हैं, आप जैसे अगर 100 लोग हैं जिन्होंने डिग्री ली हुई है आप वाली, और आप जैसे अगर 10 लोग हैं जो एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो व्हाई समबडी पिक्स यू टू प्रमोट और व्हाई समबडी पिक्स यू टू हाईलाइट, अगर वो जानता नहीं होगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो जब जब तक आपको बताना नहीं आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज माय कैपेबिलिटी, तो आजकल तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया ने चीज़ बड़ी आसान कर दी है। प्रोफेशनली यू कैन यूज़ लिंक्डइन वेरी इफेक्टिवली। लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बनाएं, उसको बड़ा इफेक्टिवली यूज़ करें, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें वहाँ पे। बड़ा आसानी से आप अपने आप को जो है एडवर्टाइज कर सकते हैं। फिर कंपनी के अंदर आप जब होते हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हो, चाहे अपना बिजनेस बिजनेस रन कर रहे हो, अपने लोगों से आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। कम्युनिकेशन, आखिरी बात करूंगा, कम्युनिकेशन हमेशा लोग समझते हैं इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग। सो हमारे एक उस्ताद थे, वो हमें सिखाते थे कि अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं और 1 मुँह दिया है। उसका रीज़न ये है कि अल्लाह ताला चाहता है तुम दुगना सुनो और उसका आधा बोलो। तो जितना बोलते हो उससे दुगना सुनने की अपने अंदर जो है वो ज़रा हिम्मत रखो। तो लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग इज़ वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। लोग अक्सर इसको जो है वो डॉज कर जाते हैं कि उनको लगता है सिर्फ़ बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जितना अच्छा आप सुनेंगे, उतना अच्छा आप बोलेंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला उसूल है इसमें सीधा। अगर अच्छा अंदर जाएगा तो अच्छा ही बाहर निकलेगा, अगर गार्बेज अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा। बिल्कुल सही बात। राहिल भाई थैंक यू सो मच। मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी जो है ना वो साथ में कमेंट्स में अटैच कर दूंगा ताकि लोग आपको तंग करें, और अगर उनको बिल्कुल। कोई और मजीद आपसे सवालात हो तो नहीं, नहीं, पर्सनली ऑलवेज़। आप। मैं इसके लिए हमेशा ओपन रहता हूँ। आपने थैंक यू, आपने बात कर दी। बिल्कुल आप लिंक्डइन मेरा शेयर करें। आई एम वेरी ओपन ऑलवेज़ कि जो गलतियाँ मैंने अपनी की हैं अपने करियर के अंदर, वो मैं किसी और को ना करने दूँ। जो चीज़ मैंने सीखी हैं, वो मैं सबसे शेयर करूँ। तो मैं अक्सर ज़रा मसरूफ़ ज़्यादा होता हूँ थोड़ा-सा, पोज़ीशन मेरी अब ऐसी हो गई कंपनी के अंदर कि मेरे पास काम ज़्यादा होता है, तो मैं जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, बट मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। मैं चाहे 2-4 दिन बात करूँ या 1 हफ्ते बात करूँ, बट रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। तो फील फ्री, इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर एनी एडवाइस, अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, तो बिल्कुल रीच आउट टू मी थ्रू माई लिंक्डइन। दैट्स द बेस्ट प्लेस टू रीच आउट टू मी। और जो भी मैं उसमें आपको बेहतर एडवाइस दे सकूँगा, आई विल गिव इट टू यू। थैंक यू सो मच राहिल भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।